मेरा नाम महक है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहती थी। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 9 घंटे के सफ़र के बाद मैं उसके घर पहुंची थी। 2-3 दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी। सच कहूँ तो मैं अपनी ही किस्मत पर रो रही थी और तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देख घिन सी आ रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मंद मंद हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या करती मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, जमीन खेत बहुत है, खुद की खेती करता है, तुम सच में बहुत सुख में रहोगी। पर क्या सुख सिर्फ खानदान और पैसा ही होता है क्या? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था। मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहे थे और मैं उसी गुस्से में अपने पति को सुनाए जा रही थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पर उतारूं। इस पर मेरे पति अमित कहने लगे कि महक, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ मैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा है आईने में? ना तुम पढ़े लिखे हो और न देखने में सुंदर। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुझ में ऐसा क्या देखा। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई और मैं रोने लग गई। अमित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वो हैरान था। कहने लगा कि महक, ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे कई गुना सुंदर है, पढ़ा लिखा है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई थी और वो कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब अमित कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वो बहुत रोया था और मुंह धो कर आया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं अमित से बात करती थी और ना वो मुझसे। मेरे उठने से पहले ही वो खेत पर चला जाता था और शाम को भी काफ़ी थक कर देर से आता था। जब वो आता तो पूरा पसीने में भीगा हुआ होता। उससे मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे बहुत घिन आती थी उससे। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती हुई कमरे के बाहर निकल जाती थी। बाद में फिर वो फ्रेश होकर बाहर आता था। मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर शाम को खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। शायद अमित को समझ आ गया था कि मुझे उसके साथ खाना खाया नहीं जाता है, इसीलिए अब वो खुद एक ही रोटी खाकर उठ जाता था। तब से मैं पेट भर खाना खाने लगी थी। वो दिन भर खेत में काम करता और देर शाम तक घर लौटता था, इसलिए उसे तो पेट भर खाना चाहिए ही। ये मेरी समझ में भी आता था,
पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेट भर खाए या ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर सोचती रहती थी और मेरा प्यार शौर्य के बारे में सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वो शादी से पहले ही मेरी माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे शौर्य की बहुत याद आती थी, इसीलिए मैंने अपनी शर्म छोड़कर अमित से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे शौर्य की याद आ रही है, बात करनी है मुझे उससे। अमित मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और शौर्य का नंबर डायल कर दिया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और अमित के सामने ही शौर्य से बात कर रही थी। शौर्य बेचारा भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया। अमित ने चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। अब ये मेरी रोज की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज शौर्य के साथ अमित के फ़ोन से ही बात करती थी और उस समय अमित मेरे सामने ही होता था। शौर्य अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई। घर के सभी लोग सो गए थे, अमित भी सो गया था। मैं शौर्य से बात कर ही रही थी कि उतने में मेरे जेठ आ गए और मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? पति के होते हुए भी तुम पराये मर्द से रिश्ता रख रही हो। थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर वे जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग कमरे से बाहर आ गए और अमित भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रहे हो उस पर? मेरे जेठ ने सब कुछ साफ साफ सभी को बता दिया। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, अब सच पता चल ही गया तो ये मुझे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर शौर्य से मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित ने तुरंत ही मेरी तरफदारी करके कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर अमित ने सबको चुप करा दिया। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। अमित भी कमरे में आ गया था, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे चली गई और उससे कहा कि क्या ज़रूरत थी बड़प्पन दिखाने की? अगर सभी को सच पता चल जाता तो अच्छा ही होता ना। कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा लोग लाज के कारण मेरी शादी शौर्य से करा ही देते। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तब वो बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तब भी मैं तुम पर इल्ज़ाम सहन नहीं कर सकता। आपके मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए राजी हो तो मैं खुद तुम्हें उसके पास 2-4 दिन में ले चलूँगा। मैं तुम्हारे सारे आरोप अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूँगा। बाद में तुम मुझसे शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई। पर अगले ही पल मैं उससे बाहर आई और शौर्य को फ़ोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। शौर्य भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले मेरे घर आ जाओ और अपने पति को तलाक दे दो। हम यहीं कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर तो तुम्हारे माता पिता को हमें अपनाना ही होगा। मैंने हाँ कह दी और उससे उसके घर का पता ले लिया। 2 दिन बाद मैं और अमित शौर्य के दिए हुए पते पर पहुँचे। शौर्य के घर पहुंचकर मैंने अमित से कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भेज देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं शौर्य के साथ शादी कर लूँगी। तब अमित कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और 2-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूँगा। खुश रहना दोनों, चलता हूँ। मैंने शौर्य का दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा शौर्य ने ही खोला। घर में कोई भी नहीं था, पर उसने तो कहा था कि उसकी फैमिली में हम सब एक साथ रहते हैं और शादी के लिए सभी राजी हो गए हैं। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी लोग गांव गए हुए हैं। बाद में हमने बहुत बातें की और फिर हमने सेल्फी ली और शौर्य ने किसी को वो भेज दी थी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फ़ोटो भेजा है और फिर वो बाथरूम चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर ही रखा हुआ था।
और उस पर मैसेज ट्यून बजी। इसीलिए मैंने उस फ़ोन को उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा? मैं सिर्फ 2 ही लाख दूंगा। ये पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं बहुत डर गई, पर डर कर काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी बातें की और फिर वो मुझे वहीं बिठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं अमित के पास मतलब अपने ससुराल पहुंची। मुझे देख अमित हैरान था। कहने लगा कि अब क्यों आई हो? कहा था ना मैंने कि 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज की तरह उसने चटाई उठाई और चादर उठाई, नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं बस रोए जा रही थी। मैंने अमित के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद सौर्य का फ़ोन आया, पर मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा अमित कमरे में नहीं था, पर मुझे उससे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता कोई भी नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलती है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरा अमित मन से बहुत सुंदर था। मुझे समझ आ गया था। अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वो घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वो एक शब्द भी नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागजात दिए और बोला कि ये कुछ पेपर्स हैं, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। अमित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि रात में जब अमित कमरे में आएगा तब उससे माफ़ी मांगूंगी और वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वो कमरे में आया तो फिर से वो चादर और चटाई लेकर सोने चला गया, पर मैंने उसे वहीं रोका और उसके पैर पकड़ लिए और फिर से माफ़ी मांगने लगी। तब वो कहने लगा कि अगर तुमने ये पेपर से पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहती। उसने वो पेपर्स उठाए और मुझे दिखाया। वो पेपर्स दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, पर मैं ये भी सोचे जा रही थी कि आखिर ये मेरे नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इन सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, आकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने उन पेपर्स पर मेरे साइन लिए और सुबह शहर के लिए निकल गया। मैंने 2-3 दिन अमित की राह देखी, पर वो नहीं आया। आखिर में 5वें दिन उसका मृत शरीर उसका एक दोस्त लेकर घर आया। घर में चीख पुकार मच गई। ये देख तो मैं बेहोश सी हो गई, क्योंकि मुझे ये सब सहन नहीं हो सका। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था। कुछ दिनों से कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वो परेशान दिख रहा था, पर उसने कुछ बताया नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था और उसी दौरान पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और आज वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। ये सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अब लगने लगा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं ही इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहने लगी कि ये अमित के दोस्त ने दी है। उसे अमित ने कहा था तुम्हें देने के लिए। मैंने अपनी सास से पूछा कि अमित को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी? तब सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा कि अमित पढ़ा लिखा नहीं था? वो एमबीए पास था। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने अमित को जानने की कोशिश कभी करी ही नहीं थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि महक, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं तुम्हें देखते ही रह गया। तुम बहुत सुंदर लग रही थी और उसी वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर से एमबीए किया था।
पर पापा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर नहीं रहने दूंगा। मुझे जॉब करने की इच्छा थी, पर उनकी जिद के आगे मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। पर जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, तो मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। मैं कभी रोया नहीं था, पर जब तुम मेरे फ़ोन से मेरे सामने किसी और लड़के से ऐसी बातें करती थी जिस पर सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत पर जाकर रोता था और यही सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया पता ही नहीं चला। जब मुझे ये पता चला तो मैंने तुरंत ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। ये सब पढ़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 44 साल की हो गई है। आज भी मैं उसी यादों के सहारे और अमित की विधवा के नाम से ही जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बस अभी अभी उनकी चिट्ठी पढ़कर रखी है। दोस्तों, सुंदर चेहरा दिखने से अच्छा है कि हम सुंदर मन पहचानना सीखें। असली सुंदरता बाहर से ना होकर दिल से होती है, नहीं तो सुंदर चेहरे के पीछे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।